अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसमें नंबर 1 लिखिए इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कब होगा? जब ये वेक्टर 2 मीटर पर सेकंड है, ये भी वेक्टर 2 मीटर पर सेकंड है, तो ये इक्वल वेक्टर कहलाएगा। कब? जब इसका डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो, दोनों का वैल्यू भी सेम हो मैग्नीट्यूड, और दोनों के यूनिट्स भी सेम हो, तो ये क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर। क्या क्या चीज चाहिए इक्वल वेक्टर के लिए? मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम, फिर आता है डायरेक्शन सेम, एंड थर्ड वन इज यूनिट सेम। सेम, ये कहलाता है इक्वल वेक्टर। अगर वेक्टर ऐसा हो कि 2 मीटर पर सेकंड, ये हो गया और ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड, क्या ये इक्वल है? नहीं, दोनों का डायरेक्शन अलग है। यूनिट्स एंड वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। अगर ये होगा 2 मीटर पर सेकंड और ये होगा 2 न्यूटन, तो ये सेम है क्या? डायरेक्शन दोनों का सेम है, वैल्यू भी दोनों का सेम है, लेकिन यूनिट्स अलग है, तो ये भी अनइक्वल ही होगा, ये भी अनइक्वल ही होगा। इक्वल वेक्टर में ये 3 क्वांटिटी सेम रहेंगी। अगला देखते हैं, ड्रॉ कर लीजिए। सेकंड आएगा इसमें नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर है 10 न्यूटन, इसका या डायरेक्शन भी गिवन है, फोर्स है या वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? ये इसका सेम वैल्यू, बिल्कुल सेम वैल्यू, सेम का सेम मुझे बनाना है, बस डायरेक्शन अपोजिट कर देना है। ठीक है, ये 10 न्यूटन था, इसको भी मैंने 10 न्यूटन ही रखा, बस डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। तो इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या कहलाएगा? ये क्वांटिटी होगी इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर। इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, अगर ये एक वेक्टर है 5 मीटर पर सेकंड, तो इस वेक्टर का ये अपवर्ड डायरेक्शन है, इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या रहेगा? 5 मीटर पर सेकंड। इक्वल रहेगा, बस अपोजिट डायरेक्शन, यूनिट सेम रहेंगे, ठीक है, उसका वैल्यू सेम रहेगा, बस डायरेक्शन अलग हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? इस वेक्टर का ये नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा, या इस वेक्टर का ये नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है? ये होता है नेगेटिव वेक्टर। ये होगा नंबर 2। ड्रॉ कर लीजिए। तीसरा होगा पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। देखिए सारी चीजों में उसके नाम में ही पूरा उसका डेफिनेशन है। पैरेलल वेक्टर बोले तो ये हो गया 2 पैरेलल वेक्टर, है ना, दोनों का 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड है, ये दोनों कहलाएंगे पैरेलल वेक्टर। दोनों के बीच में अगर शिफ्ट करके मैं इस वेक्टर को इस पे रख देता हूं तो डिग्री कितना बनेगा? दोनों के बीच में 0 डिग्री रहेगा। ये होगा पैरेलल वेक्टर। ठीक है, डिग्री कितना है? 0 डिग्री है। लेकिन अगर एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है, ये 10 न्यूटन है या ये 10 न्यूटन है या 11 न्यूटन है, जो भी है, ये 15 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये क्या हो रहा है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन अलग है। यहाँ पैरेलल है, डायरेक्शन भी सेम है, तो डिग्री कितना है? 0 है। इसको उठा के मैं इधर भी रख दूंगा तो डिग्री 0 नहीं आएगा। इसको शिफ्ट भी कर दिया पैरेलली कहीं भी, क्योंकि इसका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, इसका डायरेक्शन राइटवर्ड है, तो इन दोनों के बीच में डिग्री क्या है? देखिए ये वाला वेक्टर है, इसको मैंने उठा के इस पर रख भी दिया, तो ये इधर ही भागेगा, मतलब 180 डिग्री बनाएंगे ना इस तरीके से, तो 180 डिग्री है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो ये क्या होगा? एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर। क्लियर है? ड्रॉ कर लीजिए। अब देखते हैं चौथा, कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर। तो कोलिनियर क्या होता है? ये एक वेक्टर है ना, वेक्टर 1, एंड ये दूसरा है वेक्टर 2। ये कोई भी वैल्यू है इसकी, चाहे मीटर पर सेकंड, न्यूटन, जो भी, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, दोनों एक ही लाइन में आते हैं, दोनों का लाइन एक ही है, तो ये कहलाएगा कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, ये कहलाएगा कोलिनियर वेक्टर। ये दोनों क्या है? एक ही लाइन में आते हैं दोनों भी वेक्टर। ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है? सेम लाइन में आ रहे हैं, इस तरीके से लाइन एक ही है, तो क्या होगा? ये कोलिनियर वेक्टर होगा।
देन देखते हैं अभी कोप्लेनर, ये क्या होगा, कोलिनियर ये लिख दिया। अब देखते हैं कोप्लेनर, जब दो वेक्टर एक ही प्लेन में आते हैं, जैसे एक ही लाइन में आते हैं, लीनियर लाइन में, तो देखिए मीनिंग कहाँ छुपा है, उसके नाम में छुपा है। लीनियर जब उसको एक ही लाइन में आते हैं तो वो कहलाता है कोलिनियर। एंड कोप्लेनर जब एक ही प्लेन में आते हैं, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, एक ही प्लेन में आते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, छोटी बड़ी जो भी है, जो भी इसकी वैल्यू है, ये कहां पर आ रहा है, एक ही प्लेन में आ रहा है। कौन से प्लेन में आ रहा है, देखिए ये आ रहा है आपके वर्टिकल प्लेन में, ये दोनों वेक्टर। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ऐसे कुछ सेम, ये ऐसे ऐसे कुछ कर दिया मैंने, तो ये अभी कहां पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जिसपे मैं खड़ा हूं। तो हमेशा दो वेक्टर कैसे भी हो, दो वेक्टर हमेशा कहां आते हैं, प्लेन में आएंगे, एक ही प्लेन में आएंगे, चाहे उसका डायरेक्शन कोई भी हो। अगर मैं ऐसे दो वेक्टर ले रहा हूं, ऐसे ये दो वेक्टर ले रहा हूं, तो ये कहां पे बैठ रहे हैं जाके, ऐसे वर्टिकल, ये आ रहे हैं वर्टिकल प्लेन में। अगर मैं इसकी जगह एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा बाहर है, ऐसा बाहर है, तो ये कहां जाके बैठ रहा है, ये ऐसे, ये कहां जाके बैठ रहा है, ये बैठ रहा है आपके हॉरिजॉन्टल, जिसपे मैं खड़ा हूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अगर ये ऐसे है दो वेक्टर, तो ये कहां जाके बैठ रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में। यही होता है। तो हमेशा दो वेक्टर, हमेशा कोई भी डायरेक्शन हो, दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में बैठते हैं। लेकिन ये अगर तीन वेक्टर हो जाते हैं, एक दो तीन, तीसरा कैसा निकलेगा, बाहर ऐसे निकलेगा, है ना। तो ये बैठ पा रहे हैं क्या, अभी एक ही प्लेन में नहीं बैठ पा रहे। देखिए ये क्वांटिटी देखिए, तीन वेक्टर है, ये तीन, एक दो तीन, तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर कंसीडर करते हैं। ये वाले दो वेक्टर बैठ रहे हैं वर्टिकल प्लेन में, देखिए वर्टिकल प्लेन में बैठ गए बोर्ड पर, और ये दो वेक्टर जो बैठ रहे हैं वो नीचे बैठ रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, ये दो वेक्टर नीचे बैठ रहे हैं और ये दो वेक्टर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन में बैठ रहे हैं। एक ही प्लेन में आ रहे हैं क्या, नहीं, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों प्लेन में आ रहे हैं। तो जब कोप्लेनर में क्या होगा, दो वेक्टर रहेंगे, टू वेक्टर्स ऑलवेज विल बी इन सिंगल प्लेन, कोई भी, एंड थ्री वेक्टर्स, अगर थ्री वेक्टर्स है, ऑलवेज इन बोथ प्लेन। ठीक है, अगर तीनों वेक्टर इस तरीके से तीनों एक्सिस पर है, मतलब वेक्टर एक्स एंड वाई एक्सिस पर है तो एक ही प्लेन में बैठेंगे, या एक्स जेड एक्सिस पर है तो भी एक ही प्लेन में, या एक्स और वाई एक्सिस, वाई जेड एक्सिस पर है तो भी एक ही प्लेन में बैठेंगे। लेकिन एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर अगर वेक्टर है तो दोनों दो प्लेन में बैठेंगे। क्लियर है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अभी क्लियर हो गया। कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में जो जब दो वेक्टर रहेंगे उसको हम हमेशा कोप्लेनर कहेंगे। तो जनरली दो वेक्टर अगर है एक्स एंड वाई में तो कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। एंड जब वो एक्स वाई जेड में होंगे तो तब वो कहलाएंगे टू पे बोथ प्लेन में रहेंगे तो कोप्लेनर वेक्टर नहीं रहेंगे। राइट, ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है। टू और मोर वेक्टर इंटरसेक्ट एट सेम पॉइंट, मतलब एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, कॉन्करेंट वेक्टर होंगे। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये भी क्या होगा, कॉन्करेंट वेक्टर होगा। अगर एक वेक्टर ऐसा है तो ये भी क्या होगा, कॉन्करेंट होगा। देखिए ये ऐसा एक्सटेंड करूंगा इसको, मैं इसको ऐसा एक्सटेंड करूंगा, सेम पॉइंट पर ही बन रहे हैं दोनों के, टेल भी, दोनों के हेड तो पहले से थे, तो ये भी क्या होगा, कॉन्करेंट वेक्टर होगा। या लाइन ऑफ इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट, मतलब इंटरसेक्ट, लाइन ऑफ इंटरसेक्ट भी अगर जैसे एक बॉडी है, बॉडी पर एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, ठीक है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। देखिए यहां पर आएगा, इसको एक्सटेंड कर दूं, इसको एक्सटेंड कर दूं, ये तीनों का पॉइंट एक ही आ रहा है, लाइन, टेल नहीं मिले, वेक्टर्स के टेल नहीं मिले उसमें, ठीक है, या वेक्टर्स के हेड्स नहीं मिले, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन मिला हुआ है। राइट, तो ये बॉडी के अंदर में ये जो फोर्स लग रहा है इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर आ रहा है, ये फोर्स लग रहा है इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ आ रहा है, ये फोर्स लग रहा है इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ आ रहा है, तो एक ही लाइन है। तो ये भी क्या कहलाएगा, कॉन्करेंट फोर्स या कॉन्करेंट वेक्टर क्वांटिटी या कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ये कहलाएगा। ड्रॉ कर लीजिए। अगला देखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर नाम में ही मीनिंग है, यूनिट मतलब वन। जो भी वेक्टर का ये एक वेक्टर है, इसका अगर वन वैल्यू आ जाता है तो ये यूनिट वेक्टर होगा। लेकिन यूनिट वेक्टर को स्पेशल एक डिनोशन दिया गया, ऐसा कैप, ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर। अगर कोई भी जैसा एफ है, एफ कैप इज अ यूनिट वेक्टर, या फिर
या फिर बी है, बी कैप इज अ यूनिट वेक्टर। तो जहां पर भी एक कैप आ गया मतलब वहां पर यूनिट वेक्टर है। अगर सिंपल ए बार ए है मतलब ये वेक्टर है, इसकी कोई वन के अलावा कोई वैल्यूज है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वन के अलावा कुछ भी वैल्यू है तो ये वेक्टर ए कहला रहा है। लेकिन अगर इसकी वन वैल्यू आ गई तो ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर, राइट। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये होता है उसका फॉर्मूला। अगर ये यूनिट वेक्टर ए वन है तो इसका ये यूनिट वेक्टर जो वन है इसका फॉर्मूला है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। क्या होता है एक्चुअली यूनिट वेक्टर में कि दोनों की वैल्यूज कट हो जाती है इसलिए वो यूनिट आता है, इसलिए इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। देन डायरेक्शन तो इसमें भी रहेगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर का वेक्टर है ना, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन रहेगा। यहाँ मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं रहेगा, ये वेक्टर में और ये वेक्टर में डायरेक्शन रहेगा, तो ये होता है यूनिट वेक्टर, राइट। देन अब हम देखेंगे ये ज्यादातर डायरेक्शन के लिए ही यूज होता है। ये यूनिट वेक्टर यूज क्यों होता है, ये होता है टू गिव द डायरेक्शन, आपको समझ में आएगा आगे, टू गिव द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, इसके लिए यूज होता है यूनिट वेक्टर। ड्रॉ कीजिए। अगला लिखेंगे जीरो वेक्टर। ये क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो आ गया, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही जीरो, वैल्यू जीरो है तो क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर कहलाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो आ गया। अच्छा ये मैं यहाँ से यहाँ गया फिर वापस यहाँ आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। मैं 3 मीटर यहाँ गया फिर 3 मीटर वापस आ गया तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड मेरा जीरो हो गया। तो यहाँ पर जो समझो ये ए वेक्टर है तो ये इसका वैल्यू, इसका मॉड कितना हो गया, वैल्यू कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट का जीरो हो गया, तो ये कहलाएगा जीरो वेक्टर। तो अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो वो कहलाता है जीरो वेक्टर, ठीक है। ये काम में आता है, ये काम में आप जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, इसमें दो होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब ये दोनों आप करोगे तो इस क्रॉस प्रोडक्ट में आपको ये काम में आएगा जीरो वेक्टर, आपको उसके यूज आएंगे। ये क्या होता है, जीरो वेक्टर, ठीक है। अच्छा एक चीज और मुझे आपको बतानी थी कि वेक्टर होने के लिए ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो होता है उसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि वो डिग्री पे डिपेंड होता है ना। तो डिग्री पे डिपेंड है इसलिए ही वो वेक्टर कहलाता है, ओबेज करता है एडिशन लॉ को वेक्टर के। ये हो गया 3 एम्पियर, ये हो गया 2 एम्पियर, ठीक है। ये 3 है ये 2 है, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, दोनों इधर आई तो यहाँ पे कितना मिलता है, हमें 5 एम्पियर मिलता है, राइट। तो यहाँ पर ये दोनों का एंगल कितना भी हुआ, 30 डिग्री था, लेकिन अब ये एंगल बन गया इस तरीके से 90 डिग्री का, ये एंगल बन गया 90 डिग्री, ये हो गया 3 एम्पियर, ये हो गया 2 एम्पियर, ठीक है। तो अभी भी मुझे क्या मिलेगा, 5 एम्पियर ही मिलेगा, है ना, जबकि पहले 30 डिग्री था दोनों का एंगल, अब 90 हो गया। तो यहां पर जो करंट है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, एंगल पे डिपेंड नहीं, एंगल यहां पर क्या हो रहा है, एंगल चेंज भी हो रहा है। तो ये बराबर से नॉर्मली अलजबरी, जैसे हम लोग अलजबरा में सॉल्व करते हैं प्लस कर देते हैं, वैसे इसका वैल्यू आ रहा है, उसका एंगल चेंज होने से वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन है, मतलब जरूरी नहीं है कि हर डायरेक्शन वाली चीज वेक्टर है, ये जरूरी नहीं है। उसके क्राइटेरियाज फुलफिल करना चाहिए। उसके क्राइटेरियाज में है कि ओबेस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है, डिग्री, एंगल पे डिपेंडेंसी होती है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि इसके डायरेक्शन है लेकिन एंगल पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। सेम प्रेशर भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये याद रखिएगा, मुझे याद आया लास्ट में इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ पर आज हमारा पहला लेक्चर वेक्टर का खत्म होता है। अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और भी नई चीजें सीखेंगे।